हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गीतेश पांडे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th फिजिक्स में प्रकाश नाम के चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के पार्ट 6 के साथ आज हम शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन की घटना क्यों होती है, स्नेल के नियम के बारे में विस्तृत रूप से हमको सीखना है और अपवर्तनांक के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। इससे रिलेटेड सवाल निश्चित तौर पर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से सेशन की। पहला टॉपिक जो है हमारा होगा वो प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा। देखिए, अपवर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी एक पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या है कि जिसके आर पार प्रकाश जा सके। जैसे पारदर्शी माध्यम में हम वायु निर्वात अथवा वायु एक माध्यम ले सकते हैं। दूसरे माध्यम की बात करें अगर हम तो कांच ले सकते हैं। तीसरा माध्यम अगर देखें तो जल ले सकते हैं। तो ऐसे ही हम किसी भी पारदर्शी माध्यम को ले सकते हैं। तो जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे देखिए, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इस घटना को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब देखिए अपवर्तन में होता क्या है। अगर यहां देखें हम प्रकाश ये हमारा है पृथककारी तल। अगर इसकी बात करें प्यारे बच्चों तो ये क्या है, हमारा पृथककारी तल है और ये इस पर अभिलंब खींचा गया है। ये इस पर क्या है, अभिलंब। अब देखिए अगर ये माध्यम हमारा विरल है, ये माध्यम कैसा है, विरल है, और इधर जो हमारा माध्यम है वो प्यारे बच्चों कैसा माध्यम है, वो सघन है। देखिए ये माध्यम हमारा कैसा है, सघन है।
अब देखिए ये हमारा जो माध्यम हो गया, ये सघन हो गया। यहां पर अगर देखें दूसरे चित्र में, तो यहां मान लेते हैं ये माध्यम हमारा कैसा है, सघन है, और ये माध्यम कैसा है, ये विरल है। ठीक, अब देखिए जब प्रकाश, यहां से देखें, जब प्रकाश विरल से, ये देखा गया कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है प्यारे बच्चों, तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। इसके विपरीत जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। ऐसा क्यों होता है, अभी आगे हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से सीखेंगे कि ये घटना क्यों ऐसी होती है। ठीक, अब अगर यहां देखें तो ये प्रकाश जा रहा है और अब ये अभिलंब से क्या हो जा रहा है, दूर हट जा रहा है। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और हम अच्छे से देखें तो इस प्रकाश को, चूंकि प्रकाश किरण के बारे में अगर देखें, प्रकाश का एक गुण होता है प्यारे बच्चों कि प्रकाश हमेशा कैसे चलता है, तो सीधी रेखा में चलता है। तो यहाँ अगर देखें तो अगर प्रकाश ये जा रहा है तो इसको क्या होना चाहिए, इसको सीधे जाना चाहिए था। ठीक, लेकिन सीधे न जाकर ये क्या हो रहा है, ये अभिलंब की ओर झुक जा रहा है। ठीक, अब यहां देखें इस प्रकाश को क्या करना चाहिए था, इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे ना जाकर ये क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हट जा रहा है। सीधे ना जाकर ये जो है क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, अभिलंब से दूर हट जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, अभी इसके बारे में हम लोग आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे यहां हम लिख सकते हैं, पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। ठीक, जैसे कि देखिए इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि विरल माध्यम क्या होता है। देखिए जैसे अब हम पढ़ लेते हैं एक पहले विरल माध्यम क्या होता है, जैसे बार बार इसका जिक्र होगा इसलिए हम इसको अच्छे से जो है सीख लेते हैं। विरल माध्यम क्या होगा, देखिए विरल माध्यम ऐसा माध्यम होता है, अगर देखें कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग, विरल माध्यम क्या होता है प्यारे बच्चों, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है। ठीक, विरल माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का वेग प्यारे बच्चों क्या होता है, वो अधिक होता है। जैसे दो माध्यम मान लीजिए आपको दिया है और दोनों माध्यमों में ये आपको बता दिया कि इसका वेग कितना कितना है। ठीक, तो अगर जिस माध्यम का वेग ज्यादा होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम है। अब देखिए, अब अगर हम सघन माध्यम की बात करें, देखिए सघन माध्यम क्या होगा, देखिए ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है, जिसमें प्रकाश का वेग क्या होता है, कम होता है, उसको हम कौन सा माध्यम कहते हैं प्यारे बच्चों,
उसको हम कहते हैं सघन माध्यम। ठीक, तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग क्या है, कम होता है, उसको हम कौन सा माध्यम कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक, जैसे अगर इसका हम अपने शब्दों में उदाहरण के अनुसार समझें, देखिए जैसे क्या होता है प्यारे बच्चों कि अगर अभी एक खाली सड़क है और उस पर हम साइकिल लेकर चलें, तो अगर सड़क खाली है, भीड़ भाड़ वाला एरिया नहीं है, तो वहां पर हम मोटरसाइकिल या साइकिल को बहुत तेजी के साथ दौड़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम उसी साइकिल को लेकर बाजार में पहुंच जाएं, मार्केट में, तो मार्केट में अगर आप पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, मार्केट में पहुंचेंगे तो देखेंगे मार्केट में हमेशा क्या होती है, वहां भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र होता है, मतलब वहां पर आबादी ज्यादा होगी, मतलब जनसंख्या घनत्व तो क्या होगा, वहां ज्यादा होगा। तो जब जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा होगा, तो वहां पर हम अपने साइकिल या मोटरसाइकिल के वेग को क्या करना होगा, कम करना होगा। अर्थात अगर हम सघन की बात करें तो सघन में क्या हो रहा है, वहां पर हमारा वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वैसे ही प्रकाश का वेग, सघन अगर माध्यम होगा तो प्रकाश का वेग वहां कम होगा, और अगर विरल माध्यम होगा तो वहां पर प्रकाश का वेग ज्यादा होगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी सीख सकते हैं, या हमने दैनिक जीवन में, आपने जो है दैनिक जीवन में ऐसे उदाहरण जो है देखे। ठीक, तो यहाँ पर अब हम लोगों ने बात की सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। तो आसानी के साथ आशा करते हैं आप सीख गए होंगे कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। ठीक, अब देखेंगे यहाँ प्रकाश, अब इसके बाद लिखेंगे यदि प्रकाश, देखिए नई लाइन से लिखेंगे प्रकाश कहाँ से, अगर विरल से सघन में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है प्यारे बच्चों, अगर ये विरल से जा रहा है कहाँ, सघन में, तो अगर विरल से सघन में जाता है तब क्या होता है, अगर इस स्थिति में देखें प्रकाश कहाँ से जा रहा है, विरल से सघन में, तब ये क्या होगा, तब ये अभिलंब की ओर, अगर यहां देखें तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। हम यहाँ देखें अगर प्रकाश कहाँ से जाता है, विरल से सघन में जाता है, तो अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। इसके विपरीत अगर प्रकाश, यहाँ देखिए अगर सघन से विरल में जा रहा है, अब देखिए यहाँ सघन से क्या हो रहा है, विरल में जा रहा है, तब क्या होता है प्यारे बच्चों, तब ये अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक, ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन। आशा करते हैं बहुत अच्छे से आपने सीख लिया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक, अब देखें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ अब देखिए जैसे अगर हम अपवर्तन के नियम की बात करें, अपवर्तन का नियम क्या होगा, देखिए अगर हम लोग अपवर्तन के नियम मतलब प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या नियम है, तो पहला नियम इसमें क्या होगा, देखिए आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, अगर यहां देखें, इसमें चित्र में अगर देखें तो ये जो किरण आ रही प्यारे बच्चों, ये कौन सी किरण है? इसको कहेंगे कि ये है आपतित किरण। कौन सी किरण होगी प्यारे बच्चों? ये है आपतित किरण। अब अगर दूसरी किरण की बात करें, यहां इस किरण को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। ठीक, और ये जो बिंदु है इसको कौन सा बिंदु बोलते हैं? ये है आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया, ये क्या है प्यारे बच्चों? ये होगा अभिलंब। ठीक, तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब क्या है? जैसे तल का मतलब पृष्ठ। जैसे हम जो लिख रहे हैं वो तल कैसा है? वो बोर्ड वाला तल है, मतलब हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। ठीक, तो ये तल कैसा है? ये बोर्ड वाला तल है। लेकिन आप लोग जैसे लिखेंगे तो आप लोग जो कि कॉपी में लिखेंगे पेज पर, तो आपका जो तल होगा वो कैसा होगा? वो कॉपी वाला या पेज वाला तल होगा। तो इसमें अगर ध्यान से सोचें तो ये कौन सी किरण होगी प्यारे बच्चों? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। जैसे ये तल है, ये किस पर है स्थित? ये बोर्ड वाला तल है। आशा करते हैं तल के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा नियम क्या है इसका। देखिए ये तो पहला नियम हो गया। ठीक, अब अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो इसका दूसरा नियम क्या है? देखिए अब दूसरे नियम में किन्हीं दो माध्यमों, देखिए दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों तथा एक रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों तथा एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? साइन। ठीक, ज्या का मतलब क्या है? साइन। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। ठीक, अगर इसको हम सूत्र के माध्यम से लिखें तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों तथा एक रंग के प्रकाश के लिए, प्रकाश कैसा होना चाहिए? वो एक कलर का होना चाहिए। तो किन्हीं दो माध्यमों तथा एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। अर्थात कह सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर। देखिए जैसे यहाँ आपतन कोण अगर है, जैसे देखिए ये कोण कौन सा है? अभिलंब है और आपतित किरण के बीच का कोण कौन सा कोण होगा? आपतन कोण। ये है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कौन सा कोण होगा? अपवर्तन कोण। ठीक, तो ये आई है और ये क्या है? आर है। तो अब यहाँ साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो क्या होगा? वो होगा नियतांक। ठीक, तो इसे ही प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं।
तो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होगा प्यारे बच्चों, उसे हम कौन सा नियम कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्नेल का नियम। आशा करते हैं यहाँ तक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियम क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन के प्यारे बच्चों दो नियम हैं, जो कि दोनों आपको बहुत अच्छे से बताए जा चुके हैं। ठीक, अब देखिए, अब अगर आगे इसमें हम बात करें तो अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं आगे। जैसे कुछ प्रश्न, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम सीखते हैं। जैसे जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं या अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए ये क्या होगा, जैसे पहला, जैसे अपवर्तन की घटना में अपवर्तन की देखिए अपवर्तन की घटना में प्रकाश का वेग तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। अरे बच्चों क्या होता है कि अपवर्तन की घटना में क्या होता है, इसमें प्रकाश का वेग तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। जबकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। ये प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है। जैसे ये प्रश्न कई प्रकार से पूछता है, जैसे कहेगा कि प्रकाश की घटना में क्या नहीं बदलता है प्रकाश की, तो आप बताएंगे कि आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। ठीक, या कह सकता है कि प्रकाश की घटना में क्या क्या बदल सकता है, तो आवृत्ति के अलावा जो भी चीजें देगा, जैसे मान लीजिए दे रहा आपको वेग, तरंग दैर्घ्य, तीव्रता, तो कुछ भी पूछेगा आपसे तो आप ध्यान रखना कि सिर्फ आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी सब कुछ क्या होता है, बदल जाता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि आवृत्ति ही अपरिवर्तित रहती है, बाकी सब क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, देखिए अगर कभी ऐसी बात आती है कि अपवर्तन का कारण क्या है, जैसे प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है, ठीक, कभी अगर ऐसा जिक्र होता है कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन जो है वो किस कारण से होता है, तो इसका आंसर आपको क्या देना है कि अपवर्तन का कारण क्या है, विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग का भिन्न भिन्न होना। ठीक, अब यहाँ ये आपको ध्यान रखना ये पॉइंट कि जो विभिन्न माध्यम है उसमें क्या होता है, प्रकाश का वेग कैसे होता है, वो भिन्न भिन्न होता है। तो यही कारण किसका है, वो प्रकाश के अपवर्तन का यही कारण है। ये दोनों पॉइंट प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना।
ठीक, इसलिए आपको अलग अलग पार्ट बहुत विस्तृत रूप से और छोटे छोटे 30-40 मिनट के वीडियो के माध्यम से आपको बताए जा रहे हैं कि जिससे आपको बोरियत भी महसूस ना हो और आप शानदार तरीके से चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकें। क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे हैं इन सब का प्रयोग आपको अच्छे से जाकर 12th में फिर से प्रयोग करना है, तो आप उस लेवल का पढ़िए कि जिससे आप 12th में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो प्योर कॉन्सेप्ट आपको प्यारे बच्चों इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, सब विस्तृत रूप से श्रृंखला जो है हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ठीक, और आप लोग चैनल पर लगातार बने रहें और अच्छे से चीज़ों को कंटेंट को जो है वो सीखते रहें। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। अब इसमें क्या होगा, देखिए अब अगर हम अगले पॉइंट की इसमें बात करें आगे, जैसे अब हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको विस्तृत रूप से सीखना है, यहां से सवाल भी बनते हैं। ठीक, देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को प्यारे बच्चों अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, अपवर्तनांक क्या होगा प्यारे बच्चों, ये होगा निर्वात में प्रकाश की चाल या निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल एवं माध्यम में प्रकाश की चाल। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे प्रकाश अगर वायु चाहे निर्वात अथवा वायु से अगर वो कांच में जा रहा है, प्रकाश कहाँ जा रहा है, निर्वात अथवा वायु से अगर वो कांच में जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में देखेंगे तो जो कांच में प्रकाश की चाल है उसी को हम क्या कहते हैं, उसको कहेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अब ये हो जाएगा, इसको n से प्रदर्शित करते हैं, n बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, c अपान v। c का मतलब क्या है, यहाँ C का मतलब प्यारे बच्चों क्या है, ये है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और बटे भी क्या है, ये है माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो ये हो गया आपका अपवर्तनांक। n बराबर क्या हो जाएगा, ये c बाई v। ठीक, इसको अब कुछ इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। देखिए चूंकि c क्या है, c है प्रकाश की चाल। अब देखिए अगर हम c की वैल्यू देखें तो c की वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अर्थात कह सकते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी वो कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, अगर यहां देखें तो इसका मतलब अगर ये c का मान देखें तो c का मान ये नियत है, तो नियत है मतलब ये कांस्टेंट है। अगर ये मान कांस्टेंट है तो इसका मतलब हम n को लिख सकते हैं, n इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान क्या हो जाएगा v।
अब इसको देखें, n इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1/v, क्योंकि c कांस्टेंट है और जब कांस्टेंट हटता है तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो अपवर्तनांक है, जो पदार्थ का अपवर्तनांक है वो और उस माध्यम में जो प्रकाश का वेग होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे, उल्टा होंगे। इसका मतलब क्या है कि यदि यहाँ अगर थोड़ा सा और विस्तृत रूप से हम सघन और विरल माध्यम की कल्पना करें कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है, देखिए अगर n का मान ज्यादा है, n का मान क्या है, अगर अधिक है तो उस माध्यम में v का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये व्युत्क्रम है तो व्युत्क्रम है इसका मतलब उल्टा होगा। अगर n का मान क्या है, ज्यादा है, तो उस माध्यम में v का मान क्या कम होगा, और जिस माध्यम में v का मान कम होता है उसको हम कौन सा माध्यम कहते हैं प्यारे बच्चों, अगर जिसमें वेग कम होता है तो लिखेंगे कि ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या हो, अधिक तथा जिसमें प्रकाश का वेग कम हो। ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या हो, अधिक तथा जिसमें प्रकाश का वेग क्या हो, कम हो, कौन सा माध्यम कहलाता है प्यारे बच्चों, कहलाता है सघन माध्यम। ठीक, अब अगर सघन माध्यम को हम परिभाषित करें तो सघन माध्यम क्या होगा, ऐसा माध्यम जिसमें या जिसका अपवर्तनांक अधिक तथा जिसमें प्रकाश का वेग कम हो, तो ऐसे माध्यम को हम प्यारे बच्चों कौन सा माध्यम बोलते हैं, सघन माध्यम। ये यहां से आप ये चीजें स्पष्ट कर सकते हो। ठीक, यहां से दूसरा पॉइंट हमको क्या मिलेगा, अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहां n अगर देखिए तो अगर n का मान क्या है, कम है, मतलब अगर अपवर्तनांक कम है तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। तो अपवर्तनांक अगर कम होगा तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। तो ऐसे माध्यम को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, ऐसे माध्यम को हम कौन सा माध्यम बोलेंगे, विरल माध्यम। ठीक, तो विरल माध्यम क्या होगा, अब ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या हो, कम हो तथा जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो, तो ऐसे माध्यम को प्यारे बच्चों हम कौन सा माध्यम बोलेंगे, इसको कहते हैं विरल माध्यम। आशा करते हैं अब आपको सघन माध्यम और विरल माध्यम बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। प्यारे बच्चों, जब आप प्योर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तभी आप चीज़ों को अच्छे से बोर्ड पेपर में लिख पाएंगे, और जीवन में कभी भी जब कंपटीशन में आप बैठेंगे तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक, तो अगर प्योर कॉन्सेप्ट आप पढ़े रहेंगे तो भविष्य में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, तो अगली क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग अपवर्तनांक के बारे में और थोड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, और उसमें हम लोग स्नेल के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि स्नेल का नियम हम अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक, और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे, और विभिन्न माध्यमों में जो अपवर्तनांक का वेग के साथ रिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम अच्छे से। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट जो है अगले वीडियो में हम लोग बहुत क्लियर कट पढ़ेंगे, जिससे कि जो भी न्यूमेरिकल हो हम उसको आसानी के साथ सॉल्व कर पाएँ। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल
तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही।